नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पॉलिटी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को करेंगे। और करने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66.5 अक्षांश, 180 अंश देशांतर। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर को कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का असली सीमा विस्तार कितना है? 6100 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत का असली सीमा विस्तार 15,200 किलोमीटर है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6100 की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की असली सीमा का विस्तार है, और 7516.6 किलोमीटर की बात करें तो द्वीपों सहित भारत की तटवर्ती सीमा का विस्तार है, और 22,716.6 किलोमीटर की बात करें तो भारत की संपूर्ण सीमा विस्तार स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमाओं को लेकर विस्तार है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लद्दाख भारत के किस पड़ोसी देश से सीमा लगाता है? अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो लद्दाख की बात करें तो ये सिर्फ अफगानिस्तान से सीमा रेखा लगाता है। भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, वे हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और नेपाल से भारत के 4 राज्य सीमा लगाते हैं, वे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। और म्यांमार से भारत के 4 राज्य सीमा लगाते हैं, वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में डूरंड रेखा भारत के कौन से पड़ोसी देशों के बीच सीमा लगाता है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं चीन, भारत एवं अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। भारत एवं पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा का सीमा लगता है, और भारत और चीन की बात करें तो यहाँ मैकमोहन रेखा की सीमा लगता है, और भारत एवं अफगानिस्तान से डूरंड रेखा की सीमा लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी तट की सबसे लंबी तट कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत का पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और भारत की पूछा होता तो गुजरात सही हो जाता। और भारत में सबसे छोटी तट किसकी है? गोवा की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक खनिज एवं धातु किस प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ऑप्शन नंबर बी विंध्य क्रम की चट्टानें, ऑप्शन सी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ऑप्शन डी दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज एवं धातु मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। विंध्य क्रम की चट्टानों की बात करें तो इस चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, जो सांची का स्तूप और इलाहाबाद का किला एवं लाल किला का निर्माण में लगाए गए हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो इस क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक कोयला लगभग 98% पाया जाता है। और दक्कन ट्रैप की बात करें तो इस क्रम के चट्टानों में काली मृदा का निर्माण हुआ है। आज का अगला प्रश्न, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। गौहर माता की बात करें तो यह पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है। और किबितू की बात करें तो ये पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है भारत की, और ये लद्दाख में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा तेलंगाना राज्य से होकर नहीं गुजरती। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन तीनों से गुजरती है। और किसी किसी गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से दर्रे का निर्माण सतलज नदी से हुआ है? यांग्याप दर्रे का, जोजिला दर्रे का, सिप्लिया दर्रे का, इनमें से कोई नहीं। सतलज नदी का निर्माण सिप्लिया दर्रे से हुआ है। यांग्याप दर्रे की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश यांग्याप दर्रे से होता है, और जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। आज का अगला प्रश्न, हिमालय के किस चोटी को हम पर्वतों की रानी के नाम से भी जानते हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू। इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वतों की रानी को हम माउंट एवरेस्ट को हम पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं। और माउंट एवरेस्ट यह हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है,
और इसकी लंबाई 8,848.86 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत भाषा में इसे चोमोलुंगमा नाम से भी जानते हैं। कंचनजंगा की बात करें तो ये भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,958 मीटर है और धौलागिरी की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। और मकालू की बात करें तो यह भी नेपाल में स्थित है और 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। आज का अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में पर्वतीय ढालों के सहारे जो घासें पाई जाती हैं उन्हें और किस नाम से जानते हैं? सोनमर्ग, गुलमर्ग, ए और बी दोनों, बुग्याल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों। बुग्याल घास के मैदान की बात करें तो ये उत्तराखंड में पाई जाती है। आज का अगला प्रश्न, अगले प्रश्न से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न कहता है दीपू दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड। तो दीपू दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में दीपू दर्रा स्थित है। मणिपुर राज्य में तीजू दर्रा है और सिक्किम में नाथुला और जलिपला दर्रा है और उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ पे माना नीति लिपुलेख दर्रा है। आज का अगला प्रश्न, गुजरात से गोवा के तटीय क्षेत्र हम किस नाम से जानते हैं? कोकर तट के नाम से, मालाबार के तट के नाम से, कोरोमंडल तट से या उत्कल तट से? तो गुजरात से गोवा तट के नाम को हम कोकर तट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मालाबार तट की बात करें तो ये मंगलोर से केरल तक की तटीय रेखा है और सबसे लंबा तट रेखा मालाबार तट रेखा है। कोरोमंडल तट रेखा की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है और ये कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच का तट रेखा है। उत्कल नदी की बात करें तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाव नदी पर, झेलम नदी पर, सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर? तो भाखड़ा नांगल परियोजना की हम बात करें तो ये सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चिनाव नदी पर दुल्हस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना और सलार परियोजना स्थित है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, किशनगंगा परियोजना स्थित है और सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है और ब्यास नदी पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्थित है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर, माजुली द्वीप पर, बैरन द्वीप पर? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है। उसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है और ये मुंबई में स्थित है। माजुली द्वीप की बात करें तो ये असम में है और बैरन द्वीप की बात करें तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सतलज नदी, चिनाव नदी, ब्यास नदी, ये सभी। तो सिंधु की सहायक नदियाँ ये तीनों हैं, सतलज, ब्यास, चिनाव, तीनों सिंधु की ही सहायक नदियाँ हैं। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन है? तो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल नदी है, तिस्ता नदी है, वैनगंगा है, पंचगंगा है। तो चंबल नदी की बात करें तो ये यमुना की सहायक नदी है और चंबल नदी कहाँ से उद्गम होता है? जानापाव पहाड़ी से और जानापाव पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। और तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इस नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और वैनगंगा नदी की बात करें तो ये गोदावरी की सहायक नदी है और गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। और पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदी जब पूछा है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वैनगंगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, देवप्रयाग का निर्माण निम्नलिखित में से कौन से दो नदियों के संगम से होता है? भागीरथी अलकनंदा, मंदाकिनी अलकनंदा, अलकनंदा नंदाकिनी, अलकनंदा धौलीगंगा। तो भागीरथी और अलकनंदा की दो नदियों के संगम को मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग और अलकनंदा नंदाकिनी को मिलने से नंदप्रयाग, अलकनंदा धौलीगंगा से मिलती है तो विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? देहांग, पद्मा, सांगपो, ब्रह्मपुत्र से। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। पद्मा की बात करें तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और सांगपो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश की बात किया है तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिहांग नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न,
शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, चंबल नदी पर? तो शिव समुद्र जलप्रपात की बात करें तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कहाँ है? कर्नाटक में। और नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश में। और शरावती नदी की बात करें तो इस पर जोग या गरसप्पा जलप्रपात या इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है और ये कहाँ है? कर्नाटक में। चंबल नदी पर पुनासा जलप्रपात स्थित है जो कि राजस्थान में है। तो क्वेश्चन है शिव समुद्र जलप्रपात भारत में किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील किस राज्य में स्थित है? उसका नया नाम क्या है? ऑप्शन ए चिल्का झील उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, डल झील जम्मू कश्मीर, लोकटक झील मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लगून झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर? तो भारत की उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नर्मदा नदी की बात करें तो इस पर नर्मदा सागर परियोजना स्थित है। कृष्णा नदी की बात करें तो इस पर अलमट्टी बांध और नागार्जुन सागर बांध स्थित बनाया गया है और कावेरी नदी पर मैटूर बांध का निर्माण हुआ है। आज का अगला प्रश्न, भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, कर्नाटक? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में और कौन कौन से हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। असम की बात करें तो यहाँ पर रायमोना, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, डिब्रू साइखोवा और देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान था और नया नाम इसका क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। कर्नाटक में बात करें तो बादीपुर, बन्नेरघट्टा और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है, उड़ीसा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है? तो बॉक्साइट उत्पादन में राज्य उड़ीसा राज्य सर्वाधिक बड़ा सबसे बड़ा राज्य है। बात करें झारखंड की तो यहाँ ग्रेफाइट उत्पादन में सबसे शीर्ष पर है। और राजस्थान की बात करें तो चांदी, जस्ता और तांबा उत्पादन में शीर्ष पे है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और पहले स्थान की बात करें तो कोयला उत्पादन में उड़ीसा राज्य है। आज का अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, राजस्थान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य चौथे नंबर का राज्य है। पहले नंबर की बात करें तो बिहार है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर केरल, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। आज का अगला प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और इसका नाम क्या है? आप लोग इस प्रश्न को कमेंट करें और वीडियो कैसी लगी उसे भी कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।